दोस्तों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे हेनरी फेयोल के बारे में। हेनरी फेयोल एक ऐसे लोक प्रशासन के एक ऐसे विद्वान थे जिन्होंने प्रबंध के क्षेत्र में अपना जीवन लगा दिया। प्रबंध के क्षेत्र में अध्ययन करते हुए, वैज्ञानिक अध्ययन करते हुए उन्होंने प्रबंध को अपनी जीवन शैली बनाया और प्रबंध के क्षेत्र में मेहनत करने के कारण उनको प्रबंध क्षेत्र का जो है उनको प्रबंध प्रक्रिया पथ का जो है संस्थापक या उनके पितामह कहा जाता है। प्रबंध के क्षेत्र में उन्होंने टेलर से भी पहले यूएसए में काम करना शुरू किया, लेकिन उन्होंने एक फ्रेंच बुक लिखी थी 1916 में, जो फ्रेंच भाषा में होने के कारण पूरे विश्व में नहीं फैल सकी और 1929 में 16 और 1929 में जब इसका इंग्लिश में अनुवाद हुआ, अंग्रेजी अनुवाद हुआ, तब इसका पूरे यूरोप में और पूरे दुनिया में इसका प्रचार प्रसार हुआ। उस किताब का नाम था द जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट और फ्रेंच जो भाषा थी, फ्रेंच भाषा की किताब का नाम था एडमिनिस्ट्रा इंडस्ट्रियले एट जनरले। तो इस तरह से ये भाषा इनको किसी को समझ में नहीं आई और ज्यादा देर तक नहीं फैल सकी। तो फिर क्या कहते हैं, हेनरी फेयोल पाश्चात्य प्रबंध शास्त्र के विकास में बहुतों ने काम किया। पाश्चात्य प्रबंध शास्त्र के क्षेत्र में बहुत से लोगों ने काम किया, लेकिन फेयोल ने भी प्रबंध में अत्यधिक काम किया। अतः फेयोल को प्रबंध प्रक्रिया पथ का पिता या संस्थापक कहते हैं। फेयोल ने यूएसए में टेलर से भी पहले प्रबंध के क्षेत्र में परिष्कृत प्रयास किए थे, बहुत ही अधिक प्रयास किए थे, वैज्ञानिक प्रयास किए थे, लेकिन दुर्भाग्य से मैक्स वेबर की तरह फेयोल को भी यूरोप से बाहर लैटिन देशों में प्रसिद्धि मिली। यानी जिस प्रकार के मैक्स वेबर की नौकरशाही है, उसको लैटिन भाषा में जो इज्जत मिली, जो महत्व मिला, वो इनको भी लैटिन देशों में मिला, यूरोपीय देशों में इनको नहीं मिला, क्योंकि इनकी जो किताब थी वो फ्रेंच भाषा में थी और समझ में नहीं आई थी। जब उनका अंग्रेजी में अनुवाद हुआ तब इसकी जो है व्यवस्था हुई या इसकी जो प्रचार प्रसार हुआ, इनका नाम विदेशों में भी हुआ। तो इनकी बुक थी जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट 1929, यानी यही किताब है 1916 वाली। ये 1916 में लिखी गई थी, 1916, और इसका अनुवाद हुआ इंग्लिश में 1929 में, तब जाकर के ये आगे फैली। फिर फेयोल ने मैनेजमेंट की दिवालिया कंपनी को, यानी मैनेजमेंट का ऐसा सिस्टम किया उन्होंने, यानी हर संगठन में, हर क्षेत्र में, हर कंपनी में, हर जगह मैनेजमेंट का जो है जरूरत होती है। उन्होंने मैनेजमेंट का उपयोग करके एक दिवालिया कंपनी थी मैसाचुसेट्स इंडस्ट्रीज में, उन कंपनी को एक दिवालिया कंपनी हो गई थी, उसको लाभ के स्तर तक ले आए, यानी बराबर ही नहीं, उनकी लाभ के स्तर पर ले आए। ये थे फेयोल। फेयोल ने कहा है कि किसी भी संगठन में, किसी भी संस्था में, किसी भी जगह पर मैनेजमेंट का जो है वो बहुत ही अधिक महत्व है। और मैनेजमेंट को समझाने के लिए उन्होंने 5 प्रकार की जो है प्रबंधकीय तत्व बताए, 6 प्रकार की गतिविधियां बताई और 6 प्रबंधकीय गुणों को भी बताया, 14 सिद्धांत बताए। यानी फेयोल ने संगठन की, संस्था को, मैनेजमेंट के लिए क्या बताई, 6 तो बताई गतिविधियां। 6 कौन सी बताई? 6 गतिविधियां बताई, 5 तत्व बताए, 14 सिद्धांत बताए, ठीक है, और 6 प्रबंधकीय गुण बताए। तो एक एक करके हम शॉर्ट में पढ़ते जाएंगे और इसके बारे में वर्णन करते। 6 गतिविधियां कौन सी थी? 6 गतिविधियां थी तकनीकी गतिविधि, यानी तकनीकी रूप से उसको किस प्रकार से लागू किया जा सकता है, तकनीकी गतिविधियां। फिर वाणिज्य गतिविधियां, फिर सुरक्षात्मक गतिविधियां और प्रबंधकीय गतिविधियां और प्रबंधकीय गतिविधियां, फिर वित्तीय गतिविधियां और है लेखाकार गतिविधियां। यह है लेखाकार गतिविधियां। फिर ये 6 प्रकार की गतिविधियां होगी। फिर प्रबंधकीय तत्व, 5 प्रकार के जो प्रबंधकीय तत्व है, प्रबंध शास्त्र के जो तत्व है, वो तत्व क्या है? पोकोक है, POCCOC, यानी पोकोक बोलते हैं, POCCC ऐसे बोलते हैं। तो पी का मतलब होता है प्लानिंग,
ओ का मतलब ऑर्गेनाइजिंग, सी का मतलब कंट्रोलिंग, और सीओ का मतलब कमांडिंग, और कमांडिंग हो गया, और इस सी का मतलब हो गया कंट्रोलिंग, कोऑपरेटिंग नहीं है। क्या होगी? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, कमांडिंग और कंट्रोलिंग। ये हो गए इसके प्रबंधकीय 5 प्रकार के तत्व हो गए, तो कोक। फिर है 6 प्रकार के प्रबंधकीय गुण। गुण कौन कौन से हैं? 6 प्रकार के, जो एक किसी प्रबंध के अंदर, किसी व्यक्ति के अंदर, जो व्यक्ति प्रबंध चला रहा है उस व्यक्ति के अंदर 6 गुण होते हैं। 6 कौन कौन होते हैं? शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, नैतिक और अनुभविक, विशेषज्ञ गुण और सामान्य गुण। ये 6 प्रकार के गुण हैं, वो प्रबंधकों में इन्होंने जरूरी समझे हैं। उसके बाद 14 सिद्धांत दिए कि ये सिद्धांत है किसी भी कंपनी में, किसी भी संस्था में, किसी भी मैनेजमेंट सिस्टम में चलाने के लिए ये 14 सिद्धांत जो है ये भी अति आवश्यक होते हैं। क्या क्या होते हैं? किस प्रकार के ये सिद्धांतों को लागू करोगे? यानी किसी भी संस्था के लिए आपको कार्य विभाजन करना पड़ेगा, कार्यों का विभाजन करना पड़ेगा। यानी एक ही तरह के सभी लोग काम करते जाएंगे तो वो कंपनी नहीं चलेगी। कई लोग लेखांकन का काम करेंगे, कुछ लोग मेहनत का काम करेंगे, कई लोग पारिश्रमिक करेंगे, कुछ लोग लिखने का वो काम करेंगे, कुछ लोग उसको ऑपरेटिंग करेंगे, कुछ लोग उसको सुपरविजन करेंगे, कुछ लोग वित्तीय गतिविधियां अपनाएंगे और कुछ शारीरिक मेहनत करेंगे। तो कई तरह तरह के जो है वो है, उनको कार्य विभाजन किया जाता है। फिर अधिकार और जिम्मेदारी, कई लोगों को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी और उनको अधिकार दिए जाएंगे, आपके ये अधिकार है और इस जिम्मेदारी के रूप में आप काम करोगे। फिर व्यक्तिगत हित को सार्वजनिक हित से गौण समझा जाएगा, यानी मेरा व्यक्तिगत हित की बजाय उस कंपनी का, उस संस्था का, यानी सार्वजनिक हित को है वो सर्वोपरि माना जाएगा। उसके बाद में अनुशासन, देखो कंपनी किसी भी जगह अनुशासन का बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे वो घर है, चाहे परिवार है, चाहे वो संस्था है, स्कूल कॉलेज वगैरह जो भी कंपनी है, सब में अनुशासन तो सबसे पहले जरूरत है। निर्देश की एकता, यानी कोई अगर आपको निर्देशित कर रहा है उसकी एकता, यानी ऐसा नहीं है कि एक किसी ने निर्देश अलग तरह का दे दिया, फिर तीसरे ने अलग दे दिया, चौथे ने अलग दे दिया, ऐसा नहीं। एक ही प्रकार के निर्देश मिलेंगे आपको। अगर मान लो किसी कंपनी में कोई काम करना है तो उस काम के लिए निर्देशित करने वाला एक व्यक्ति होगा। उसके बाद में आदेश की एकता, आदेश भी एक व्यक्ति देगा। एक प्रकार तरह तरह के आदेश होंगे तो किस किस का पालन करेंगे उसमें आदमी बौखला जाएगा, तो ये भी जरूरी है आदेश की एकता। फिर कार्मिकों का पारिश्रमिक, यानी जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको वेतन या पारिश्रमिक देना, ये भी जरूरी है किसी भी कंपनी को चलाने के लिए। और केंद्रीकरण, केंद्रीकरण का मतलब होता है कोई एक ऊपर से आपको एक केंद्र, यानी ऑपरेट करने वाला, एक ऊपर संस्था को कंट्रोल करने वाला एक व्यक्ति होगा, एक एकल सिस्टम होगा, तो ही कंपनी चल पाएगी। पद सोपान, पद सोपान का मतलब होता है उनको पद के अनुसार उनको काम सौंपना। फिर कार्मिक नियुक्ति, कार्मिकों की नियुक्ति करनी पड़ती है, आवश्यकता अनुसार कार्मिकों की नियुक्ति करनी पड़ती है। और निष्पक्षता, कोई भी काम करने के लिए निष्पक्षता बहुत जरूरी है, पारदर्शिता बहुत जरूरी है। पहल क्षमता, अगर मान लो किसी में योग्यता है और कोई आदमी काम करना चाहता है, उसमें साथ में लेके ऊपर जो उच्च अधिकारी है वो अपने विश्वास में लेते हुए उनको पहल करने की क्षमता, यानी उनको काम करने की स्वतंत्रता देंगे। एकत्व की भावना, एकता की भावना तो जरूरी है कि आपको किसी भी कंपनी का, किसी भी संगठन को चलाने के लिए, उसको प्रोग्रेस करने के लिए हम सब मिलकर के उसमें एकता रखेंगे, एकत्व की भावना रखेंगे तो ही उसमें प्रोग्रेस हो पाएगी, अन्यथा नहीं। स्थायी कार्यकाल, अगर किसी कंपनी में, किसी संस्था में, किसी सरकार में, किसी बॉडी में कहीं पर भी अगर उनका कार्यकाल स्थायी है तो वो मन लगा करके काम करेंगे। अगर उनको पता लगेगा मुझे तो कल हटा देंगे और मैं क्यों करूं काम, तो वो टाइम पास करेगा, यानी घंटे पूरे करेगा। तो ये चीजें जरूरी है। यानी मैनेजमेंट का सिस्टम जो है किसी भी चीज को चलाने के लिए, ये सारे के सारे जो गुण हैं, ये सारे के सारे गुण हैं, इन्हीं गुणों का पालन करते हुए हेनरी फेयोल ने एक घाटे में चलती हुई दिवालिया कंपनी को लाभ के स्तर तक पहुंचा दिया। ये थे हेनरी फेयोल। उसके कुछ आगे और तत्व हैं, पॉइंट है, वो अपन देखते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको करते हैं आगे। थोड़ा 2-3 पॉइंट और है। अब हेनरी फेयोल जो है वो प्रबंध में
अध्ययन करने के साथ में प्रबंध के अंदर जो एक और जो महत्वपूर्ण आवश्यक अंग माना जाता है वो उन्होंने प्रशिक्षण को माना है। उन्होंने कहा कि प्रबंध में हर स्तर पर प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, चाहे वो स्तर छोटा हो चाहे बड़ा हो। उस छोटे संगठन में या छोटे स्तर पर प्रशिक्षण देते देते वो ऊपरी लेवल तक चला जाता है। जिस प्रकार से वो नीचे प्रशिक्षण स्टार्टिंग होती है तो ऊपर से वो एक परिष्कृत रूप ले लेता है और बिना प्रशिक्षण के किसी भी प्रकार के संगठन में कार्य नहीं होता। उन्होंने ऐसे कॉलेजों को भी एक इंगित किया, कॉलेजों को भी ऐसे महाविद्यालय कॉलेज जो ऐसे थे जिन्होंने प्रशिक्षण को अपने सिलेबस से हटा रखा था, उनको भी ध्यान दिया कि बिना प्रशिक्षण के आप ज्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे, इसलिए प्रशिक्षण को बहुत ज्यादा महत्व दिया। यानी प्रशिक्षण की आवश्यकता कैसे बताई? फेयोल प्रशासन के क्षेत्र में व्यवस्थित प्रशिक्षण का सुझाव देते हैं। वे उन यांत्रिक महाविद्यालयों की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं हमारा कि जिन्होंने प्रशिक्षण को अपने पाठ्यक्रम से बाहर कर रखा था। वे कहते हैं कि प्रशिक्षण की हर जगह, जैसे घर, परिवार, राज्य, सब जगह जरूरत पड़ती है। जैसे प्राइमरी स्कूल के अंदर प्रशिक्षण आपने स्टार्ट किया, धीरे धीरे करते करते वो कॉलेज स्तर तक पहुंच गया और छोटी इकाई के अंदर उन्होंने शुरू किया और वो आगे जाके जो कर्मचारी होने तक, जैसे मान लो किसी स्कूली लेवल से उन्होंने प्रशिक्षण सीखा और धीरे धीरे करते करते वो कहां पहुंच गया, वो जो सरकारी नौकरी लग गया या प्रशिक्षण किसी कंपनी में नौकरी लग गया, वो कर्मचारी होने तक, कार्मिक होने तक उसका प्रशिक्षण है वो आगे चलता रहता है। फिर कहते हैं कि प्रशिक्षण एक ऐसी सतत प्रक्रिया है जो एक स्कूल से शुरू होकर किसी संगठन के कार्मिक हो जाने तक जारी रहता है। यानी जो प्रशिक्षण है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जो शुरुआत होकर के एक स्कूली लेवल से शुरू होकर के तब तक जारी रहता है जब तक आप किसी संगठन या संस्था के कर्मचारी या अधिकारी नहीं बन जाते। ये प्रशिक्षण का उन्होंने महत्व बताया और प्रशिक्षण के महत्व के कारण ही उन्होंने एक दिवालिया कंपनी को लाभ के स्तर तक पहुंचाया। फिर है दलीय मोर्चा। दलीय मोर्चा का मतलब होता है, इंग्लिश में कहते हैं गैंग प्लैंक, और दलीय मोर्चा का मतलब ये होता है कि जैसे ABCDEF ये हो गया, उधर से हो गया LMNOP, जैसे ये है, इनको कैसे जाना पड़ेगा? इस व्यक्ति को, अगर इस व्यक्ति से काम है तो सिस्टम के अनुसार औपचारिक रूप से ये यहाँ घूमते 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 यहाँ आएगा और इन सब से मिलकर के लास्ट में यहाँ आएगा। यानी थ्रू प्रॉपर चैनल तो ऐसे ही आएगा। कैसे आएगा? यहां से घूमते 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 यहां आएगा। तो इसमें समय और पैसा कितना खर्च होता है, उन सब चीजों को इन्होंने कहा सीधा जो है जिस व्यक्ति से आपको काम है उस व्यक्ति को अपने जो सीधे व्यक्ति जो जिससे काम है सीधा उसी से संपर्क कर लिया जाए। लेकिन मान लो M से काम है, E को M से काम है, तो वो सीधा यहां से स्तर लांग दे। इसको कहते हैं गैंग प्लैंक का मतलब होता है स्तर लांगना, सिर्फ अपनी स्थिति से सलंग लगाना, अपनी स्थिति से यहां से सलंग लगाता है। जैसे ये कहां आ गया, M तक आ गया स्थिति। और इसके अनौपचारिक कहते हैं, ये अनौपचारिक होता है कि यार आप ऊपर से देख लेना और ये मैं फाइल भेज रहा हूं और आप इसको देख लेना। एक उसने फोन कर दिया और सीधा कहां भेज दिया, जहां पे काम होना होता है। नहीं तो क्या होता है, पहले रिसीप्ट में जाएगी और रिसीप्ट वाला बाबू लेकर के जाएगा एक बाबू के पास, फिर दूसरे के पास, फिर तीसरे के पास, इस तरह से जगह ये जाएगा इसके पास, फिर इसके ऐसे ऐसे करते करते यहां तक पहुंचते पहुंचते बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये क्या करता है, इसी व्यक्ति को फोन करके कह देता है ये मेरा काम है तू करवा देना, लेकिन पीछे वाली फॉर्मेलिटी है वो तू कर लेना। तो ये कौन सी संगठन कौन सा हुआ? अनौपचारिक संगठन, इनफॉर्मल, इसमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। तो ये कहते हैं इनफॉर्मल, इसने सीधा काम कर दिया, इसने काम करके इनको सूचित कर दिया। तो लेकिन इसमें क्या करेंगे, ये हालांकि ये फेयोल जो है औपचारिक संगठन को महत्व देते हैं, लेकिन गैंग प्लैंक को भी एक छूट देते हैं कि इस स्तर लांगो, लेकिन ये जो है सिस्टम भी फेल नहीं होना चाहिए। यानी ये आदमी इसका काम करेगा तो इन सबको सूचित करते हुए ये आदमी सबको सूचित करेगा मैंने सीधी फाइल भेज दी है, उसमें आप काम करवा देना और जो कमी हो तो पीछे वाला से आप करवा लेना। तो इस तरह से ये एक तरह का क्या है, अनौपचारिक संबंध है। अब टेलर और फेयोल दोनों वैज्ञानिक प्रबंध को मानते हैं, तो दोनों में समानता और दोनों में अंतर क्या है, एक थोड़ी थोड़ी चीजें आप देख लेते हैं। दोनों में ये क्या कहता है, टेलर क्या करता है, अवलोकन और शोध पर ध्यान देता है, यानी खुद खड़ा है और अवलोकन पर देता है कि हाँ काम कर लिया, देख लिया और देख करके काम करता है। लेकिन फेयोल क्या करते हैं,
अनुभव पर आधारित करते हैं। काम अनुभव पर, पहले के जो काम किए हुए हैं, पहले का जो इनका अनुभव है उस पर आधारित इनका काम होता है। फिर ये करते हैं कार्यशाला स्तर पर, ये कार्यशाला स्तर पर करते हैं और ये संगठन के उच्च स्तर पर जोर देते हैं। ये कार्यशाला पर यानी निम्न स्तर पर ध्यान देते हैं कौन? टेलर, लेकिन ये संगठन के उच्च स्तर पर ध्यान देते हैं फेयोल। सिर्फ निचले स्तर पर प्रशिक्षण की आवश्यकता बताते हैं टेलर, और ये संगठन के सभी स्तरों पर ट्रेनिंग या प्रशिक्षण को जरूरी मानते हैं। समानता, आर्थिक तत्वों से प्रभावित है दोनों, और दोनों के दोनों संगठन के उत्पादन पर जोर देते हैं। यानी दोनों में समानता क्या है कि दोनों के दोनों जो आर्थिक जो है ना, आर्थिक पक्ष है उन पर जो उस चीजों में प्रभावित है, और दोनों ही संगठनात्मक उत्पादन पर, यानी संगठन एक साथ में जो उत्पादन होता है उस पर दोनों जोर देते हैं। इसमें आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये फेयोल जो है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है, और इसके आप स्क्रीनशॉट लेकर के जी। हेनरी फेयोल के कई आलोचक भी हैं। वे आरोप लगाते हैं कि संरचनावादियों का तर्क ये देते हैं कि प्रकार्यात्मक वर्गीकरण पर इतना जोर देने के बावजूद फेयोल ने संरचनात्मक पहलू की उपेक्षा की है। यानी स्ट्रक्चर जो फंक्शन है उसकी जो है इन्होंने उपेक्षा की है। पीटर ड्रकर कहते हैं कि फेयोल ने संरचनात्मक ढांचे के सिद्धांतीकरण में कुछ बेहद गंभीर किस्म की गलतियां की है। जैसे उन्होंने संगठनात्मकता जैसी एक सक्रिय गतिविधि पर आदर्श और सार्वभौमिक और जैसे यांत्रिक मॉडल का बोझ लाद दिया है। यानी वो कहते हैं कि उन्होंने सिर्फ जो काम है वो किस पे किया है, केवल उन्होंने काम किया है खनन पर, खान उद्योग पर काम किया है, और खान उद्योग की सारी बात है वो सार्वजनिक व्यवस्था पर कैसे लागू हो सकती है, ये उसका आलोचना का बिंदु है। यदि अनुभवजन्य आधार पर छोड़ दिया जाए तो फेयोल व्यापक प्रबंध सिद्धांत के उत्पत्ति के लिए जो आधार विकसित करते हैं वे बहुत ही संकीर्ण हैं। बर्नार्ड और साइमन के विचारों में भी व्यापक आलोचना करते हुए कहते हैं कि प्रबंधकीय संगठन के मात्र औपचारिकता संगठन की संरचना हेतु समूह सिद्धांत समूह गढ़कर नहीं समझाया जा सकता। मानवीय संबंध विचारधारक का भी मानना है, विचारों का मानना है कि फेयोल और टेलर ने आदमी को एक यंत्र मशीन माना है, और उसके अनुसार यानी टेलर और फेयोल ने अपने प्रबंधकीय विश्लेषणों में कर्मचारियों की सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक जरूरतों को अनदेखा किया है। दूसरी ओर सेकलर, हडसन और मिलेट ये भी आरोप लगाते हैं कि फेयोल के विचार आदेश की एकता पर सर्वाधिक बल देते हैं, जो कि वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए पूर्णतः बुद्धि संगत नहीं है और ना ही तार्किक प्रतीत होता है। आधुनिक युग में विशेषता यह है कि विशेषता पर बल दिया जाता है, विशेषज्ञता पर बल दिया जाता है, लेकिन इन्होंने सार्वजनिक मान लिया। एक आदमी सब कुछ नहीं कर सकता, यानी आदेश की एकता एक कल्पना है। हेनरी एच एल्बर कहते हैं कि आदेश की एकता का सिद्धांत संगठन के लिए अत्यधिक अकार्यात्मक सिद्ध होता है और व्यक्तिगत संबंध सीमित होंगे, एकता की भावना कम होगी, दृष्टिकोण की वास्तविक भिन्नता से है। और वे कहते हैं कि समन्वय की समस्या में आदेश की एकता एक घातक है। विशेषज्ञता किसी की भी आवश्यकता होती है, विशेषज्ञता है उसकी भी आवश्यकता होती है, एक ऑलराउंडर ज्ञाता असंभव है। साइमन भी कहते हैं कि औपचारिक व्यवहार और सांगठनिक व्यवहार नियम साथ साथ फलीभूत नहीं हो सकते। फिर भी फेयोल का मूल्यांकन किया जा सकता है। जैसे फेयोल ने टेलर के प्रयोगवाद और मैक्स वेबर के समाज विज्ञान के सामान्यीकरण के प्रति रुझान को अलग हटकर, उस रुझान से अलग हटकर प्रबंध सिद्धांत को एक ऐसा रूप दिया है जिसमें दोनों के मूलभूत सिद्धांत है। बृहद स्तरीय सिद्धांत निर्माण के प्रति अनुराग में वेबर की झलक, श्रम विभाजन से संबंधित उसके दृष्टिकोणों में वेबर की सोच शामिल है।
जॉर्ज कहते हैं कि प्रबंधकीय चिंतन के संबंध में फेयोल का समन्वय और औद्योगिक प्रबंध एक अकेला महत्वपूर्ण योगदान है जिसमें प्रबंध के अध्ययन के लिए व्यापक प्रयोग सिद्धांत किया जा सकता है। कुंटज ओडोनेल कहते हैं शायद आधुनिक प्रबंध विचारधारा का वास्तविक जनक फेयोल ही है। उसके विचार आधुनिक प्रबंधकीय व्यवस्था में आज भी उतने ही प्रासंगिक है जितने पहले थे। एच.एफ. मेरिल कहते हैं कि क्लासिक इन मैनेजमेंट 1960 में फेयोल को प्रबंधकीय साहित्य का फ्रांसिस बेकन कहा है। किसने कहा है? एस.एफ. मेरिल ने। ई.एफ. ब्रीच है, उसने फेयोल के योगदान को दो भागों में प्रस्तुत किया, एक तो प्रबंध प्रक्रिया का व्यवस्थित विश्लेषण और सिद्धांत निर्माण की वकालत। ये दो रूपों में उन्होंने बताया है।